नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और विदेश में वो कोई कार्यक्रम करते हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या वहाँ पर कोई भाषण आदि देते हैं, तो यहाँ बीजेपी को तकलीफ़ होने लगती है, उसे मिर्ची लगने लगती है, एक परेशानी खड़ी हो जाती है और वो राहुल गांधी के बयानों पर, राहुल गांधी के कथनों पर बिल्कुल राशन पानी लेकर टूट पड़ती है। उन्हें देशद्रोही करार देने लगती है, उन्हें भारत विरोधी करार देने लगती है, उन्हें विदेशी शक्तियों के साथ मिला हुआ बताने लगती है। यानी राहुल गांधी अगर विदेश में कोई गंभीर बात कह दें, आरोप लगा दें, तो उससे पूरा संघ परिवार, बीजेपी, मोदी सरकार बिदक जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें तभी होती है जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस सरकार की सोच की, इस सरकार के कामकाज की और इस सरकार के मित्रों की और उस संघ जिस संघ परिवार के सदस्यों से ये सरकार बनी है, उसकी विचारधारा पर जब हमला करते हैं तो एक अजीब तरह की छटपटाहट, तिलमिलाहट पैदा होती है बीजेपी के अंदर, बीजेपी नेताओं में। और आप देखेंगे कि बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट होता है उनको बदनाम करने का, उनकी मानहानि करने का और उनको लोगों की नज़रों में गिराने का। ऐसा क्यों होता है, आज हम इस पर ज़रा बात करेंगे। लेकिन थोड़ा गौर कर लें, पूरे एक जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें राहुल गांधी जो कह रहे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने भाषण दिया है, उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है उसका क्या रेलिवेंस है और क्यों बीजेपी को अचानक हालांकि हर यात्रा के दौरान और उसके बाद बीजेपी का हाल वही होता है जो इस बार भी हो रहा है, लेकिन इस बार तिलमिलाहट की और भी वजह हैं जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं। अभी क्या हालात है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल हुए हैं और 100 साल पूरे होने पर पूरा संघ परिवार, मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महिमा मंडन में जुट गए हैं, प्राण पण से जुट गए हैं और तमाम झूठों को इकट्ठा करके बमबारी की जा रही है कि लोगों को ये लगे कि वाह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो कितना देशभक्त राष्ट्रवादी संगठन है, जिसने पता नहीं इस देश के लिए कितने महान कार्य किए हैं। उसने आज़ादी के आंदोलन में भी योगदान दिया है, आज़ादी के बाद देश के निर्माण में योगदान दिया है और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है जिसमें आरएसएस और आरएसएस से निकले नेताओं और यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री भी उसी से निकले हुए हैं, तो उन सारे का कोई एक गौरवशाली परंपरा से जोड़ने का एक प्रयास हो रहा है। और आपने देखा है कि तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर मार्च निकाले गए हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो एक बड़े पैमाने पर खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक ने दशहरा के में जो उनका पारंपरिक भाषण होता है उसमें भी उन्होंने आरएसएस की महिमा बखानी है और उन्होंने जो चिंताएं जाहिर की हैं उन पर भी हम आएंगे। वो भी बड़ी दिलचस्प चिंताएं हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेन जी खतरनाक है, विदेशी शक्तियां इस्तेमाल कर सकती हैं, हिंसा और अराजकता की आशंका पैदा होती है। ये चिंता आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस तक फैल गई है कि जो पड़ोसी देशों में हो रहा है, कहीं भारत में भी उसी तरह का माहौल न बनने लगे। और माहौल की चिंगारियां दिख रही हैं जगह जगह से। जो जेन जी है, जो युवा पीढ़ी है, वो इस सरकार से के खिलाफ नाराज है, उसमें ज़बरदस्त गुस्सा पनप रहा है, बेचैनी है और वो कभी भी उसी तरह से पड़ सकती है जैसी दूसरे पड़ोसी मुल्कों में हुई है। लेकिन ये जो आशंका है भले ही उतनी बड़ी न हो, लेकिन इस सरकार को और उस सरकार के सहयोगी संगठनों को उसने डरा दिया है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ चालक
अपने दशहरा भाषण में जेन जी शब्द का इस्तेमाल करने को मजबूर हो गए हैं। वो इस फ्रेज को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जेन जी अब उनकी सरकार के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है और हालात देश के ऐसे बन गए हैं इन 11 सालों में कि कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ ये चिंताएं हैं, विदेशी हस्तक्षेप की बात बार बार की जा रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से, उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी तरफ से, पार्टी के आईटी सेल की तरफ से, उनके अंधभक्तों और समर्थकों की तरफ से और संघ परिवार की तरफ से। तो विदेशी साजिश, विदेशी षड्यंत्र, कोई भी आंदोलन हो उसके पीछे इसको जोड़ देना और उसको बदनाम करना और फिर अपने आप को पाक साफ, राष्ट्रभक्त, देशभक्त बनाना, ये उनकी हाल की जो घटनाएं हैं वो इसमें एक मिला जुला आपको रूप देखने को मिल सकता है। तो एक तरफ देश भर में ये हो रहा है, 100वां साल मनाने की बड़ी लंबी चौड़ी तैयारियां, आगे भी जाने क्या क्या कार्यक्रम होंगे, जाने क्या क्या कुछ कहा जाएगा। और उधर अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी वहाँ के विश्वविद्यालय EIA विश्वविद्यालय में कह रहे हैं कि RSS और बीजेपी की विचारधारा का मूल कायरता है, जो कमज़ोरों पर प्रहार करके और मजबूतों से भागने पर आधारित है। अब ये सोचिए कि जो संघ अपनी छाती पीट रहा है, अपने को बहादुर बताने की कोशिश कर रहा है, जो प्रधानमंत्री अपने को 56 इंच की छाती वाला और दुश्मनों को आंखें दिखाने वाला बता रहा है, उसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कायर है, उसके मूल में उसकी कायरता है और वो जो कमज़ोर होते हैं उन पर तो अपनी ताकत दिखाता है और जो मजबूत होते हैं उनसे भाग जाता है। इसमें उन्होंने उदाहरण भी दिए। एक तो उदाहरण उन्होंने सावरकर का दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि सावरकर ने लिखा ये कि मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ एक मुसलमान को पीटा और जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई, यानी कई दोस्त मिलकर एक मुस्लिम को पीट दिया, इससे उन्हें खुशी का एहसास हुआ। ये पूरे संघ परिवार के लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि कमज़ोर व्यक्तियों को पीटकर खुशी का एहसास करो। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले छोटा और कमज़ोर देश है, तो हमारी सरकार उसको हमेशा धिक्कारती रहती है, उसको जहां मौका मिलता है पीटने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी एयर स्ट्राइक तो कभी ऑपरेशन सिंदूर करती है। हो सकता है इसमें कुछ सही हो, कुछ फर्जी हो, कुछ बहानेबाजी हो, कुछ राष्ट्रभक्ति का ज्वार उठाने की कोशिश हो, कुछ देशभक्ति के नाम पर राजनीति करने की कोशिश हो, जो भी हो। ये पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ तक कि खेल के मैदान में भी वो ये जोर आजमाइश करना नहीं छोड़ती है, लेकिन जब चीन का जिक्र आता है तो इनकी हवा सरक जाती है। यहाँ तक कि जयशंकर का उदाहरण दिया है राहुल गांधी ने कि उन्होंने कहा कि चीन तो बहुत शक्तिशाली देश है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो ये बहादुरों का रुख, रवैया या सोच नहीं होता है जिसमें वो कमज़ोर पर आक्रमण करते हैं, प्रहार करते हैं और जब बड़े के सामने आते हैं तो उनकी घिघी बन जाती है। वो साहस, असली साहस की परीक्षा तो तभी होती है जब किसी मजबूत चुनौती देने वाले से आप निपटें। तो राहुल गांधी ने RSS के बारे में जो माहौल बनाया जा रहा था उसकी हवा निकाल दी। हालांकि राहुल गांधी ने कोई पहली बार RSS को इस तरह से उसकी व्याख्या की हो, ये कोई नई बात नहीं है। RSS, अगर हिंदुस्तान में आज कोई नेता है जो RSS के बारे में इतना खुलकर, इतना तीखा बोल रहा है, तो वो एक अकेला राहुल गांधी हैं। जबकि राहुल गांधी को हत्या की धमकियां तक दी जा चुकी हैं और लगातार उन पर पूरा संघ परिवार टूट पड़ा है, लेकिन राहुल गांधी में साहस की कमी नहीं दिख रही है। वो देश में और विदेश में हर जगह उस पर आक्रमण कर रहे हैं। और राहुल गांधी की ये जो स्ट्रेटजी है कि हम देश के अंदर भी आपको एक्सपोज करेंगे और देश के बाहर भी एक्सपोज करेंगे, यही सबसे कमज़ोर नब्ज़ है इस सरकार की। क्योंकि ये सरकार विदेशों में अपनी एक बड़ी छवि बनाने की कोशिश करती रही है
कि वो बड़ी लोकतांत्रिक है, वो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र उसके देखरेख में फल फूल रहा है, वहाँ अल्पसंख्यकों को कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। और पिछली यात्रा में भी उन्होंने ये सवाल उठाया था और जिस पर बीजेपी टूट पड़ी थी, जब उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, उनको किनारे धकेला जा रहा है, वो अपने धार्मिक सोच और रीति रिवाजों के साथ उनके लिए चलना बहुत मुश्किल किया जा रहा है। और हमने देखा कि आई लव यू मोहम्मद का बैनर निकालने वालों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से पेश आ रही है, या जितनी भी बीजेपी की राज्य सरकारें वो क्या कर रही हैं। तो राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो झूठी छवि नरेंद्र मोदी और उन्होंने अपने भारत की बना रखी है, उसकी परतें उधेड़ रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने कि अगर आप ये सोचते हैं कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है, फल फूल रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है, खुशफहमी है, हो उल्टा रहा है। तो उन्होंने दोनों स्तरों पर मोदी सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश की। एक तो उसकी जो विचारधारा है उस पर बहुत जमकर तीखे प्रहार कर दिए, उसे कायरता पूर्ण विचारधारा बता दिया, कमज़ोरों पर हमला करने वाली विचारधारा बता दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने लोकतंत्र के खतरे की बात उठाई है। और ये दोनों ही चीज़ें परेशान करने वाली हैं बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए, इसीलिए वो इस तरह उस पर टूट पड़े हैं। और आप टूट पड़ने का उनका एक ही तरीका है, एक सेट पैटर्न है, एक सेट वो नरेटिव बना लिया गया है कि जो भी मोदी सरकार पर हमला करे, जो भी भारत में अंदर जो गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं उसकी बात करे, चाहे वो देश के अंदर करे चाहे देश के बाहर करे। देश के बाहर करने पर और भी ज़्यादा तकलीफ होती है, तो वो उसको देशद्रोही, षड्यंत्रकारी, सोरोस का आदमी, विदेशी शक्तियों की मदद से भारत में तख्ता पलट करने की कोशिश में लगा नेता, ये सब उसके साथ जोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है मोदी सरकार का, संघ परिवार का, कि राहुल गांधी इतने हमलों और इतने सब के बावजूद लगातार मजबूत होते गए हैं। चाहे वो उनकी ताकत हो संसद के अंदर, उनकी पार्टी की वो बड़ी है, उनकी छवि बड़ी, उनका कद बड़ा है, वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, उनको अकेला विकल्प के रूप में मान लिया गया है कि मोदी नहीं तो कौन, तो राहुल गांधी। ये अब धीरे धीरे धारणा पुख्ता होती जा रही है और एक कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन एक विकल्प के रूप में भी खड़ा हो गया। और जब से ये चुनाव चोरी की बात आई है तब से और भी इस सरकार का इकबाल बुलंद हुआ है, इस सरकार की वैधता संकट में पड़ गई है। राहुल गांधी ने अभी अपने कोलंबिया वाले भाषण में वोट चोरी के आधार पर लोकतंत्र के खतरे की बात नहीं कही है। उन्होंने मोटे तौर पर बहुलतावाद, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल उठाया है और जो सरकार जिस तरह से एक तरह का ओलिगार्की स्थापित की है, उसने क्रोनिक कैपिटलिज्म पर चल रही है और उसने छोटे मझोले उद्योगों को ख़त्म कर दिया है, पहले डीमोनेटाइजेशन के ज़रिए और फिर जीएसटी थोपकर। इन दोनों का जिक्र उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अपने भाषण में किया है और उसकी वजह से हमारे जो छोटे लघु मझोले उद्योग हैं वो तबाह हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। वो उसको रिवाइव करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी को खड़ा करने का एक बड़ा रास्ता यही हो सकता है कि उन उद्योग धंधों को फिर से खड़ा किया जाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में आर्थिक असमानता और बेरोजगारी को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस की भूमिका को जोर देते हुए कहा कि विपक्ष को मजबूत बनाना ज़रूरी है ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। अब आर्थिक असमानता और बेरोजगारी को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है इस लिहाज से कि जो आर्थिक असमानता है उससे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दीजिए, वो बेचारे उसमें फंस गए हैं, वो उसी में उलझे रहेंगे। बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, उनकी आवाज़ को न सुना जाए
और जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी मदद की जाए, उनको फ़ायदे पहुंचाए जाए, उनको ठेके, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट सब दे दिए जाएं। तो ये एक तरह की एम्बिग्विटी है, एक तरह का विरोधाभास है पूरी अर्थव्यवस्था आर्थिक नीति में, उसको भी उन्होंने उजागर किया है। तो ये तमाम चीज़ हैं जिनको लेकर उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज किया है और उसके एवज में तमाम चीज़ें जो बीजेपी की आईटी सेल और नेता कह रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द है। जैसे आप बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक बार फिर राहुल गांधी विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र और जनता की बुराई करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता ने उन्हें 90 से ज़्यादा बार नकार दिया है। 2024 के चुनाव से पहले यही व्यक्ति दुनिया के सामने गया और भारतीय चुनावों में विदेशी एजेंसियों की हस्तक्षेप की मांग की। ऐसा खतरनाक और भ्रमित व्यक्ति जिसे भारतीयों पर भरोसा नहीं, वो विपक्ष का नेता रहने का हकदार नहीं। आप सोचिए, ये अमित मालवीय जिसका कोई अपना लोकस स्टैंडाई नहीं है, एक ऐसी आईटी सेल को संचालित करता है जिसका काम फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव पैदा करना है। इन्हीं 4 लाइनों में वो 4 झूठ बोल चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा कि विदेश जाकर भारतीय जनता की बुराई करते हैं। आपने कोई भी एक भी सेंटेंस राहुल गांधी का नहीं सुना होगा जिसमें उन्होंने भारतीय जनता की बुराई की हो, बल्कि इस भाषण में उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पर भरोसा है और वो भारत के भविष्य को लेकर आशावादी हैं, वो निराशावादी नहीं हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी एजेंसियों के हस्तक्षेप की मांग की। ये महाझूठ है। उन्होंने कभी कोई ऐसी विदेशी एजेंसी से नहीं मांग की कि भारत में हस्तक्षेप करें। भारत के अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप करने की बात उन्होंने कभी नहीं की। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों पर उनको भरोसा नहीं है। ये सरासर झूठ है। तो ये तमाम चीज़ें वो, और आखिरी में जो कहा कि विपक्ष का नेता बनने का हकदार नहीं है, ये आप कौन होते हैं अमित मालवीय जी तय करने वाले? ये तो देश की जनता तय करेगी, जिसने कांग्रेस को लगभग 100 सीटें जिताकर संसद में भेजा है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये तो देश की जनता, बाय द वे आप जान लीजिए कि देश की 60% से ज़्यादा आबादी ने आपके गठबंधन को वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं सब जगह मिलाकर विपक्ष के दलों को वोट दिया है। तो आप केवल 40 या 37-38% लोगों की ही नुमाइंदगी करते हैं और उस आधार पर आप अगर ये कहते हैं कि उन्हें विपक्ष का नेता होने का अधिकार नहीं है, तो आप खुद एक मजाक के पात्र बन जाते हैं। बहरहाल, तो ये राहुल गांधी का जो रणनीति है कि देश के अंदर भी एक्सपोज करो, देश के बाहर भी एक्सपोज करो, ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि वो अंदर भी एक्सपोज हो रही है, बाहर भी एक्सपोज हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, मोदी की सरकार, संघ परिवार, इन सब का जो असली चेहरा है वो देखने में लोगों को आ रहा है। और ये एक बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जनमत भी बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह के प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं जो भारत के अंदरूनी हालात में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन उनकी अपनी भूमिका होती। जैसे भारत दूसरे देशों में परिवर्तन के लिए, सकारात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयास करता है, खुल्लम खुल्ला करता है, उसी आधार पर दूसरे देश भी दूसरे देशों में सकारात्मक परिवर्तनों के लिए सहयोग करते हैं, प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।